निवेशक का सबक नंबर 7। आप अमीर बनने की योजना बना रहे हैं या गरीब बनने की योजना बना रहे हैं? अधिकतर लोग गरीब बनने की योजना बना रहे हैं, अमीर डैडी ने कहा। क्या? मैंने हैरत में जवाब दिया। आप ऐसा क्यों कहते हैं? और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो बस लोगों की कही बातें सुनता हूं और लोग यही कहते हैं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम किसी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखना चाहते हो तो बस उसके शब्दों पर गौर करो। शब्दों की शक्ति। शब्दों की शक्ति पर अमीर डैडी का सबक बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने पूछा, क्या तुमने किसी को यह कहते सुना है, पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है? मैं फ्रिज से 2 सॉफ्ट ड्रिंक निकालने के लिए खड़ा हुआ और बोला, हाँ, मैं इसे हर समय सुनता हूं। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? देखो, पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, ये विचार बहुत बुरा होता है, खासतौर पर तब जब कोई व्यक्ति अधिक पैसे चाहता हो, अमीर डैडी ने कहा। अमीर डैडी को उनका सॉफ्ट ड्रिंक थमाते हुए मैं बोला, मैं समझ नहीं पाया। आपका मतलब है पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती? नहीं, अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। पैसे बनाने में पैसे की जरूरत नहीं होती। इसके लिए उस चीज की जरूरत होती है जो हम सभी के पास पहले से मौजूद है और जिसे हासिल करना पैसे से काफी कम महंगा होता है। वास्तव में कई मायनों में इसके लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो मुफ्त मिलती है। इस कथन से मेरी जिज्ञासा जाग गई, लेकिन वो मुझे ये बताने को तैयार नहीं थे कि ये क्या था। इसके बजाय निवेश पर सबक खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे एक काम सौंप दिया। मैं चाहता हूं कि हमारे दोबारा मिलने से पहले तुम एक दिन अपने डैडी को डिनर पर आमंत्रित करो, लंबे धीमे चलने वाले डिनर पर। मैं चाहता हूं कि पूरे समय तुम उनके शब्दों पर खास ध्यान दो। उनके शब्द सुनने के बाद उस संदेश पर ध्यान देना जो उनके शब्द भेज रहे हैं। इस समय तक मुझे आदत पड़ चुकी थी कि मैं अमीर डैडी के सौंपे अजीबोगरीब काम चुपचाप कर दूं, भले ही वो उस विषय से असंबंधित दिखते हों जिस पर हम अभी चर्चा या अध्ययन कर रहे थे। बहरहाल वे पहले अनुभव और बाद में सबक की अवधारणा में दृढ़ विश्वास रखते थे, इसलिए मैंने अपने डैडी को फोन करके उनके प्रिय रेस्टोरेंट में डिनर की तारीख तय कर ली। लगभग 1 सप्ताह बाद अमीर डैडी और मैं दोबारा मिले। उन्होंने पूछा, डिनर कैसा रहा? दिलचस्प, मैंने जवाब दिया। मैंने बहुत सावधानी से उनके शब्दों के चयन, शब्दों के अर्थ और शब्दों के पीछे के विचार सुने। और तुमने क्या सुना? मैंने सुना, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैंने कहा। लेकिन यह बात तो मैंने जिंदगी में अधिकतर समय सुनी है। वास्तव में वे परिवार वालों से अक्सर कहते रहते थे। जिस पल मैंने स्कूल टीचर बनने का निर्णय लिया, मैं जानता था कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। तो तुमने कुछ बातें पहले भी सुनी थी? कई बार, बार-बार, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। तुमने और क्या बार-बार सुना है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने जवाब दिया, क्या तुम सोचते हो कि हमारे यहां पैसे के पेड़ लगे हैं? क्या तुम सोचते हो कि मैं पैसों का बना हूं? अमीर लोग दूसरे की उस तरह परवाह नहीं करते हैं जिस तरह मैं करता हूं। पैसे कमाना मुश्किल होता है और मैं अमीर के बजाय सुखी बनना ज्यादा पसंद करूंगा। अमीर डैडी ने पूछा, अब तुम्हें समझ आया मेरा क्या मतलब था कि तुम लोगों के शब्द सुनकर उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हो? सिर हिलाते हुए मैंने कहा, और मैंने एक बात पर और भी गौर किया है। वो क्या? अमीर डैडी ने पूछा। आपकी शब्दावली व्यवसायी और निवेशक की है, मेरे डैडी की शब्दावली स्कूल टीचर की है। आप पूंजीकरण दरों, वित्तीय लीवरेज, ईबीआईटी, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मुनाफे और कैश फ्लो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे टेस्ट स्कोर, अनुदान, व्याकरण, साहित्य, सरकारी विनियोजन और कार्यकाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा बनाने में पैसे की जरूरत नहीं होती, इसमें शब्दों की जरूरत होती है। अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच का फर्क किसी व्यक्ति की शब्दावली में होता है। इंसान को ज्यादा अमीर बनने के लिए बस अपनी वित्तीय शब्दावली को बढ़ाना होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि अधिकतर शब्द मुफ्त हैं। 1980 के दशक में मैंने अपना ज्यादातर समय उद्यमिता और निवेश पढ़ाने में लगाया। इस दौरान मैं लोगों की शब्दावली के बारे में बहुत जागरूक हो गया और इस बारे में भी कि उनके शब्दों का उनकी आर्थिक स्थिति से क्या संबंध था। मैंने थोड़ा शोध किया और पाया कि अंग्रेजी भाषा में लगभग 10 लाख शब्द हैं। आम आदमी सिर्फ कुछ हजार शब्दों में ही माहिर होता है। अगर लोग अपनी वित्तीय सफलता को बढ़ाना चाहते हैं तो यह किसी खास विषय में शब्दावली को बढ़ाने से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर, जब मैं अचल संपत्ति के छोटे सौदों में निवेश कर रहा था, जैसे अकेले परिवार के किराए की जायदादों में, तो मेरी उस विषय संबंधी शब्दावली बढ़ गई। जब मैंने निजी कंपनियों में निवेश शुरू किया तो उस विषय में मेरी शब्दावली का बढ़ना लाजिमी था, ताकि मैं ऐसी कंपनियों में निवेश करते समय आरामदेह महसूस कर सकूं। स्कूल कॉलेज में वकील कानून की शब्दावली सीखते हैं, डॉक्टर चिकित्सा की शब्दावली सीखते हैं और शिक्षक शिक्षकों की शब्दावली सीखते हैं। अगर कोई व्यक्ति निवेश, वित्त, धन, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन की शब्दावली सीखे बिना स्कूल कॉलेज से निकलता है तो निवेशक के रूप में आरामदेह महसूस करना मुश्किल होता है। मेरे कैश फ्लो बोर्ड गेम बनाने का एक कारण यह भी था कि गैर निवेशकों का परिचय निवेश की शब्दावली से करा दूं। हमारे सारे खेलों में खिलाड़ी अकाउंटिंग, कारोबार और निवेश के शब्दों के पीछे के संबंध को जल्दी ही सीख लेते हैं। बार बार खेलने से खिलाड़ी संपत्ति और दायित्व जैसे शब्दों की सच्ची परिभाषा सीख लेते हैं, जिनका आमतौर पर बहुत गलत इस्तेमाल होता है। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, शब्दों की परिभाषा न जानने से भी ज्यादा दीर्घकालीन वित्तीय समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब आप किसी शब्द की गलत परिभाषा जानकर उसका उपयोग करने लगते हैं। किसी व्यक्ति के आर्थिक स्थायित्व के लिए इससे विनाशकारी कुछ नहीं है कि वो किसी दायित्व को संपत्ति कहने लगे। इसीलिए वे वित्तीय शब्दों की परिभाषा के बारे में बहुत आग्रही थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि मॉर्टगेज शब्द मॉर्टर से आया है, जिसका मतलब फ्रांसीसी भाषा में मृत्यु होता है। इस तरह मॉर्टगेज का शाब्दिक अर्थ है मृत्यु तक वादा। और इसलिए अमीर डैडी अक्सर कहते थे, पैसे बनाने में पैसे की जरूरत नहीं होती। पैसे बनाने और इससे भी महत्वपूर्ण बात, पैसे को कायम रखने के लिए बस अमीर आदमी की शब्दावली की जरूरत होती है। यह पुस्तक पढ़ते समय उन अलग अलग शब्दों के बारे में जागरूक बने जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमेशा याद रखें कि अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच का बुनियादी अंतर उसके शब्द हैं, और शब्द मुफ्त हैं। गरीब बनने की योजना बनाना। अमीर डैडी के सबक के बाद मैं दूसरों के शब्द गौर से सुनने लगा। अंततः मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि न जाने क्यों अधिकतर लोग अचेतन रूप से गरीब बनने की योजना बनाने में जुटे रहते हैं। आज मैं अक्सर लोगों के मुंह से सुनता हूं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी आमदनी कम हो जाएगी, और ये कम हो जाती है। वे अक्सर ये भी कहते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, इसलिए मुझे कम आमदनी की जरूरत होगी। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि हालांकि कुछ खर्चे कम हो जाते हैं, लेकिन दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं, और अक्सर ये खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे बहुत बूढ़े होने पर पूर्णकालिक नर्सिंग होम सेवा के खर्च, अगर वे बहुत बूढ़े होने लायक खुशकिस्मत हों। बुजुर्गों के लिए औसत नर्सिंग होम की लागत आज कई लोगों की मासिक आमदनी से भी ज्यादा हो सकती है। दूसरे लोग कहते हैं, मुझे योजना बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑफिस का रिटायरमेंट और मेडिकल प्लान है। ऐसी सोच के साथ समस्या यह है कि निवेश योजना में सिर्फ निवेश और धन ही शामिल नहीं होता, इसमें इससे अधिक शामिल होता है। निवेश करना शुरू करने से पहले वित्तीय योजना बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई अलग अलग वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इन आवश्यकताओं में कॉलेज की शिक्षा, रिटायरमेंट, चिकित्सा की लागत और
दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा शामिल है। इनमें से कई अक्सर बड़ी और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की व्यवस्था शेयरों और बॉन्ड या अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य उत्पादों में निवेश करके की जा सकती है, जैसे बीमा उत्पाद और दूसरे निवेश वाहन। भविष्य। मैं पैसों के बारे में इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं लोगों के दीर्घकालीन आर्थिक कल्याण की खातिर उन्हें शिक्षित करना चाहता हूं। आज सूचना युग की सेवानिवृत्ति योजनाएं आ चुकी हैं, जैसे अमेरिका में 401k, ऑस्ट्रेलिया में सुपर एन्युएशन प्लान और कनाडा में रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स। अब मुझे उन लोगों की ज्यादा चिंता होने लगी है जो सूचना युग के लिहाज से तैयार नहीं हैं। कर्मचारी के कामकाजी दिन खत्म होने के बाद औद्योगिक युग में कम से कम कंपनी और सरकार उसकी थोड़ी आर्थिक मदद करती थी। आज जब किसी व्यक्ति का 401k या कैश बैलेंस रिटायरमेंट प्लान, जो पारंपरिक पेंशन नहीं है, सूख जाता है, तो यह कंपनी की नहीं, व्यक्ति की स्वयं की समस्या होती है। यह अनिवार्य है कि हमारे स्कूलों में बच्चों के दीर्घकालीन स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण की खातिर उन्हें निवेश करना सिखाया जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे हाथों में एक बड़ा सामाजिक आर्थिक टाइम बम आ जाएगा। मैं अक्सर अपनी क्लासों में कहता हूं कि यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास एक योजना हो। सबसे पहले खुद से पूछो कि तुम अमीर बनने की योजना बना रहे हो या गरीब बनने की। अगर तुम गरीब बनने की योजना बना रहे हो तो उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हें वित्तीय जगत ज्यादा मुश्किल लगेगा। अमीर डैडी ने कई साल पहले मुझसे कहा था, युवा होने में समस्या यह है कि तुम्हें यह पता नहीं होता कि बुढ़ापे में कैसा महसूस होता है। अगर तुम्हें यह बात पता होती कि बुढ़ापा कैसे होता है तो तुम अपने वित्तीय जीवन की योजना अलग तरीके से बनाते। बुढ़ापे के लिए योजना बनाना। जीवन में जल्दी से जल्दी योजना बनाना महत्वपूर्ण है। जब मैं अपनी कक्षाओं के सामने यह बात कहता हूं तो अधिकतर विद्यार्थी सहमति में सिर हिलाते हैं। कोई भी योजना बनाने के महत्व से असहमत नहीं होता। समस्या यह है कि बहुत कम लोग दरअसल इसे करते हैं। मैं जानता हूं कि अधिकतर लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं कि उन्हें एक वित्तीय योजना लिखने की जरूरत है, लेकिन बहुत कम लोग सचमुच इसे करने का समय निकालते हैं। इसीलिए मैंने इस बारे में कुछ करने का निर्णय लिया। लंच के 1 घंटे पहले एक क्लास में मैंने एक सूती कपड़े को अलग अलग लंबाई में काटा। फिर मैंने विद्यार्थियों से कहा कि वो एक टुकड़ा लेकर उसके दोनों सिरों को अपने टखनों पर बांध लें। काफी कुछ वैसा ही जैसे इंसान घोड़े पर सवारी करते समय करता है। जब उनके टखने 1 फुट की दूरी पर बंध गए तो मैंने उन्हें एक और कपड़ा देकर कहा कि वे इसके बीच से अपनी गर्दन निकालें और इसे अपने टखनों तक नीचे बांध लें। कुल परिणाम यह था कि वे टखनों पर लड़खड़ा रहे थे और तनकर खड़े रहने के बजाय लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए थे। एक विद्यार्थी ने पूछा कि क्या यह यातना का नया रूप है? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं तो आप में से प्रत्येक को भविष्य में ले जा रहा हूं। अगर आप इतना लंबा जीने लायक खुशकिस्मत हों, रस्सियां बताती हैं कि बुढ़ापा कैसा महसूस हो सकता है। कक्षा से एक धीमी आह निकली। कुछ तस्वीर ले रहे थे, तभी होटल स्टाफ ने लंबी टेबलों पर लंच रख दिया। लंच में सैंडविच, सलाद और पेय पदार्थ थे। समस्या यह थी कि भुने मांस का बस ढेर लगा था, जिसके टुकड़े नहीं किए गए थे। ब्रेड को काटा नहीं गया था और सैलेड भी काटा नहीं गया था, और पेय पदार्थ सूखे पाउडर जैसे थे जिनमें पानी मिलाना था। अब कमर झुके और बुढ़ापे का स्वाद चखने वाले विद्यार्थियों को अपना खुद का लंच तैयार करना पड़ा। अगले 2 घंटे तक वे अपनी ब्रेड के टुकड़े करने, सैंडविच बनाने, सलाद बनाने, पेय बनाने, बैठने, खाने और सफाई करने की मशक्कत में लगे रहे। जाहिर है उन 2 घंटों में कईयों को टॉयलेट जाने की भी जरूरत पड़ी। जब 2 घंटे खत्म हो गए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वे अपने जीवन की वित्तीय योजना लिखने में कुछ मिनट लगाना चाहते हैं। जवाब उत्साहपूर्ण हां था। एक बार जब रस्सियां खुल गईं तो योजना बनाने में उनकी सक्रिय रुचि देखना रोचक था। जब जीवन के बारे में उनका दृष्टिकोण बदल गया तो नियोजन में उनकी रुचि भी नाटकीय रूप से बढ़ गई।
जैसा अमीर डैडी ने कहा था, युवा होने में समस्या ये है कि आप ये नहीं जानते कि बूढ़े होने पर कैसा महसूस होता है। अगर आपको पता होता कि बूढ़े होने पर कैसा महसूस होता है, तो आप अपने वित्तीय जीवन की योजना अलग तरीके से बनाते। उन्होंने ये भी कहा था, कई लोगों के साथ समस्या ये है कि वे सिर्फ रिटायरमेंट तक ही योजना बनाते हैं। रिटायरमेंट तक की योजना बनाना ही काफी नहीं है, आपको तो रिटायरमेंट से काफी आगे तक की योजना बनाने की जरूरत है। वास्तव में अगर आप अमीर हैं, तो आपको आपके बाद कम से कम 3 पीढ़ियों तक के लिए योजना बनानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके जाने के बाद आपका पैसा भी जा सकता है। इसके अलावा अगर इस धरती से आपके जाने के बाद आपके पैसे के लिए आपकी कोई योजना नहीं है, तो सरकार के पास है। मानसिक दृष्टिकोण प्रश्नावली। हम अपने मौन और महत्वहीन लगने वाले विचारों पर करीब से गौर नहीं करते हैं। अमीर डैडी ने कहा था, हम जोर से जो कहते हैं वो हमारे जीवन को तय नहीं करता है। सबसे अधिक शक्ति तो उन शब्दों में होती है जो हम खुद से फुसफुसा कर कहते हैं। तो मानसिक दृष्टिकोण प्रश्न है, 1, आप अमीर बनने की योजना बना रहे हैं या आप गरीब बनने की योजना बना रहे हैं? 2, क्या आप अपने गहरे, अक्सर मौन विचारों पर ज्यादा ध्यान देने के इच्छुक हैं? 3, क्या आप अपनी वित्तीय शब्दावली बढ़ाने में समय देने के इच्छुक हैं? आपका पहला लक्ष्य यह हो सकता है कि आप 1 सप्ताह में एक नया वित्तीय शब्द सीखेंगे। बस कोई वित्तीय शब्द खोजें, शब्दकोश में इसका मतलब खोजें, शब्द की परिभाषा से अधिक आगे जाकर विस्तृत विवरण खोजें और उस सप्ताह किसी वाक्य में उस शब्द का इस्तेमाल भी करें। अमीर डैडी शब्दों के मामले में बहुत सावधानी बरतने पर जोर देते थे। वे अक्सर कहते थे, शब्द विचार बनाते हैं, विचार वास्तविकता बनाते हैं और वास्तविकताएं जीवन बन जाती हैं। अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के बीच बुनियादी फर्क उन शब्दों का होता है जिनका वो इस्तेमाल करता है। अगर आप किसी व्यक्ति की बाहरी हकीकत को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको उस व्यक्ति की अंदरूनी हकीकत को बदलने की जरूरत है। ये उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों को बदलकर, बेहतर करके या सुधार करके किया जा सकता है। अगर आप लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं, तो पहले उनके शब्द बदलें। अच्छी खबर यह है कि शब्द मुफ्त हैं। निवेशक का सबक नंबर 8। अगर आपके पास अच्छी योजना है और आप उस पर अमल करते हैं, तो आप अपने आप अमीर बनते हैं। मेरे मित्र टॉम एक उत्कृष्ट शेयर दलाल हैं। वे अक्सर कहते हैं, दुखद बात यह है कि 10 में से 9 निवेशक पैसे नहीं कमाते। टॉम स्पष्ट करते हैं कि हालांकि हो सकता है कि 10 में से 9 निवेशक पैसे न गंवाएं, लेकिन फिर भी वे पैसे कमाने में असफल रहते हैं। अमीर डैडी ने भी मुझसे ऐसी ही बात कही थी। जो लोग खुद को निवेशक मानते हैं, उनमें से अधिकतर एक दिन पैसे बनाते हैं और फिर 1 सप्ताह बाद उसे गंवा देते हैं। हालांकि हो सकता है कि कुल मिलाकर वे पैसे न गंवाएं, लेकिन वे पैसे कमा नहीं पाते हैं। इसके बावजूद वे खुद को निवेशक मानते हैं। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग जिसे निवेश मानते हैं, वो दरअसल निवेश का हॉलीवुड संस्करण है। आम आदमी के दिमाग में ऐसी तस्वीरें रहती हैं कि फ्लोर ट्रेडर के दिन के कारोबार के शुरू में खरीद बिक्री के ऑर्डर चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे होते हैं, या फिर उन शक्तिशाली उद्योगपतियों की तस्वीरें रहती हैं जो एक ही सौदे में लाखों डॉलर बना लेते हैं, या फिर स्टॉक के भाव रसातल में जाने की तस्वीरें और निवेशकों के ऊंची ऑफिस के इमारतों के बाहर निकलने की तस्वीरें। अमीर डैडी के हिसाब से यह निवेश नहीं था। मुझे एक कार्यक्रम याद है जिसमें वॉरेन बफे का इंटरव्यू लिया जा रहा था। इंटरव्यू के दौरान मैंने उन्हें कहते सुना था, मैं बाजार सिर्फ एक ही कारण से जाता हूं,
मैं ये देखने जाता हूं कि क्या कोई व्यक्ति कोई मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। बफे ने आगे स्पष्ट किया कि वे टीवी पर आने वाले ज्ञानियों को नहीं देखते हैं। अपनी निवेश रणनीति बनाने के लिए वे शेयर के भाव के उतार चढ़ाव को भी नहीं देखते हैं। दरअसल वे अपना निवेश शेयर के प्रचारकों और तथाकथित निवेश खबरों से पैसे बनाने वाले लोगों के प्रचार प्रसार तथा शोर शराबे से दूर करते हैं। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझे समझाया था कि निवेश वो नहीं है जो अधिकतर लोग इसे मानते हैं। उन्होंने कहा था, कई लोग सोचते हैं कि निवेश एक रोमांचकारी प्रक्रिया है जहां बहुत सा नाटक होता है। कई लोग सोचते हैं कि निवेश का मतलब है बहुत सारा जोखिम, किस्मत, सही समय और जोरदार टिप्स। कुछ लोगों को लगता है कि वे निवेश के रहस्यमय विषय के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए वे अपना विश्वास और पैसा किसी ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द कर देते हैं जो उनके हिसाब से उनसे ज्यादा ज्ञानी है। कई अन्य तथाकथित निवेशक ये साबित करना चाहते हैं कि वे दूसरों से अधिक जानते हैं, इसलिए वे खुद निवेश करते हैं और ये साबित करने की फिराक में रहते हैं कि वे बाजार से बेहतर प्रदर्शन करके उसे हरा सकते हैं। हालांकि कई लोगों को यह निवेश लगता है, लेकिन मेरे लिए यह निवेश करना नहीं है। मेरे लिए तो निवेश एक योजना है, अक्सर अमीर बनने की एक बोझिल, नीरस और लगभग मशीनी प्रक्रिया। जब मैंने अमीर डैडी की यह बात सुनी तो मैंने इसे उनके सामने कई बार दोहराया। निवेश एक योजना है, अक्सर अमीर बनने की एक बोझिल, नीरस और लगभग मशीनी प्रक्रिया। मैंने पूछा, अमीर बनने की बोझिल, नीरस और लगभग मशीनी प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो मैंने कहा है, अमीर डैडी ने जवाब दिया। निवेश बस एक योजना है जिसमें अमीर बनने के फॉर्मूले और रणनीतियां हैं। एक तंत्र है, लगभग गारंटी शुदा। एक ऐसी योजना जो गारंटी देती है कि आप अमीर बन जाते हैं, मैंने पूछा। मैंने कहा, लगभग गारंटी, अमीर डैडी ने दोहराया। थोड़ा बहुत जोखिम तो हमेशा रहता है। आपका मतलब है कि निवेश का जोखिम भरा, खतरनाक और रोमांचक होना जरूरी नहीं है? मैंने झिझकते हुए पूछा। सही कहा, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जाहिर है, जब तक कि तुम उसे ऐसा न चाहते हो या ये नहीं सोचते हो कि निवेश को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए तो निवेश उतना ही सरल और नीरस काम है जितना कि ब्रेड की बेकिंग की विधि पर अमल करना। व्यक्तिगत रूप से मैं जोखिम से नफरत करता हूं। मैं तो बस अमीर बनना चाहता हूं, इसलिए मैं बस योजना, विधि या फॉर्मूले का अनुसरण करना चाहता हूं। मेरे लिए निवेश का यही मतलब है। अगर निवेश किसी विधि का पालन करने जितना सरल मामला है, तो फिर इस फॉर्मूले पर ज्यादा लोग क्यों नहीं चलते हैं? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, अमीर डैडी ने कहा। मैंने अक्सर खुद से यह सवाल पूछा है। मैं भी हैरान हुआ हूं कि 100 अमेरिकियों में सिर्फ 3 ही अमीर क्यों हैं? इतने कम लोग एक ऐसे देश में अमीर कैसे बन सकते हैं जो इस विचार पर आधारित था कि हम में से प्रत्येक को अमीर बनने का अवसर मिले। मैं अमीर बनना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मेरे लिए यह सामान्य बुद्धि की बात थी कि अमीर बनने की योजना या विधि खोजूं और फिर उसका अनुसरण करूं। अपनी खुद की योजना क्यों बनाना जब कोई दूसरा पहले ही आपको रास्ता दिखा चुका है? मैंने कहा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई विधि भी है। अमीर डैडी ने आगे कहा, अब मुझे एहसास हो चुका है कि ज्यादातर लोगों को आसान योजना पर अमल करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि अमीर बनने की आसान योजना पर अमल करना उबाऊ काम होता है, अमीर डैडी ने कहा। इंसान बहुत जल्दी ऊब जाते हैं
और कोई अधिक रोमांचक या मजेदार काम खोजना चाहते हैं। इसीलिए 100 में से सिर्फ 3 लोग ही अमीर बन पाते हैं। वे एक योजना पर अमल शुरू करते हैं लेकिन जल्दी ही ऊब जाते हैं। इसीलिए वे योजना पर अमल करना छोड़ देते हैं और फिर फटाफट अमीर बनने के किसी जादुई तरीके की तलाश करते हैं। वे बोरियत, मजे और फिर बोरियत की प्रक्रिया जिंदगी भर दोहराते रहते हैं। इसीलिए वे अमीर नहीं बन पाते। वे अमीर बनने की एक आसान सरल योजना पर चलने की बोरियत बर्दाश्त नहीं कर पाते। अधिकतर लोग सोचते हैं कि निवेश के जरिए अमीर बनने के लिए थोड़े जादू की जरूरत होती है, या वे सोचते हैं कि जो योजना जटिल नहीं है वो अच्छी नहीं हो सकती। मेरा भरोसा करो, निवेश के मामले में सरल जटिल से बेहतर होता है। आपको अपना फॉर्मूला कहां से मिला? मैंने पूछा। मोनोपोली खेलकर, अमीर डैडी ने कहा। हम में से अधिकतर ने मोनोपोली खेला है। फर्क यह है कि मैंने बड़े होने के बाद भी ये खेल खेलना नहीं छोड़ा। क्या तुम्हें याद है, बरसों पहले मैं तुम्हारे और माइक के साथ घंटों तक मोनोपोली खेलता था? मैंने सिर हिलाया। और यह आसान खेल जबरदस्त दौलत का जो फॉर्मूला बताता है, क्या वो तुम्हें याद है? एक बार फिर मैंने सिर हिलाया। अमीर डैडी ने पूछा, और ये सरल फॉर्मूला या रणनीति क्या है? 4 हरे मकान खरीदो, फिर उन 4 हरे मकानों के बदले एक लाल होटल ले लो, मैंने धीरे से कहा, जब बचपन की यादें मेरे दिमाग में तेजी से दौड़ी। जब आप गरीब थे और असली जिंदगी में मोनोपोली खेलना शुरू कर रहे थे, तब आपने हमें बार बार बताया था कि आप यही कर रहे थे, और मैंने यही किया, अमीर डैडी ने कहा। क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें अपनी असल जिंदगी के हरे मकान और लाल होटल दिखाने ले गया था? मुझे याद है, मैंने जवाब दिया। मुझे याद है कि मैं इस बात से कितना प्रभावित हुआ था कि आपने असल जिंदगी में उस खेल को वाकई खेला था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन फिर भी मैं ये बात जानता था कि आपके लिए मोनोपोली एक खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण था। मुझे बस इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये सरल खेल आपको अमीर बनने की एक रणनीति, विधि या फॉर्मूला सिखा रहा था। मैं इसे उस तरह नहीं देख पाया। फिर अमीर डैडी ने कहा, एक बार जब मैंने फॉर्मूला सीख लिया तो 4 हरे मकान खरीदने और उन्हें एक लाल होटल में बदलने की प्रक्रिया या फॉर्मूला स्वचालित बन गया। इसे मैं अपनी नींद में भी कर सकता था, और कई बार तो ऐसा लगता था कि जैसे मैंने यही किया था। मैं इसे बिना ज्यादा सोचे स्वचालित रूप से करने लगा। मैंने सिर्फ 10 साल तक इस योजना पर अमल किया, और एक दिन जब मैं जागा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अमीर बन गया था। क्या यह आपकी योजना का एकमात्र हिस्सा था? मैंने पूछा। नहीं, ये नहीं था, लेकिन ये रणनीति कई सरल फॉर्मूलों में से एक थी जिन पर मैं चला। मेरा मानना है कि अगर फॉर्मूला जटिल है तो वो अनुसरण करने लायक नहीं है। अगर उसे सीखने के बाद आप उसे स्वचालित अंदाज में नहीं कर सकते तो आपको उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास एक सरल रणनीति है और आप इस पर चलते हैं तो निवेश करना और अमीर बनना स्वचालित होता है। जो लोग सोचते हैं कि निवेश करना मुश्किल है, उनके लिए एक बेहतरीन पुस्तक। मेरी निवेश कक्षाओं में हमेशा कोई न कोई आलोचक या शंका करने वाला रहता है, जो मेरी इस बात पर आपत्ति उठाता है कि निवेश एक योजना पर चलने की सरल और उबाऊ प्रक्रिया है। इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा अधिक तथ्य, अधिक आंकड़े और बुद्धिमान लोगों के अधिक प्रमाण चाहता है। चूंकि मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मेरे पास ऐसे लोगों द्वारा मांगे गए बौद्धिक प्रमाण नहीं थे, जब तक कि मैंने निवेश पर एक बेहतरीन पुस्तक नहीं पढ़ी। जेम्स पी ओशॉन्सी ने उन लोगों के लिए एक आदर्श पुस्तक लिखी है जो सोचते हैं कि निवेश जोखिम भरा, जटिल और खतरनाक होना चाहिए।
ये उन लोगों के लिए भी आदर्श पुस्तक है जो सोचते हैं कि वे बाजार से ज्यादा चतुर बनकर उसे हरा सकते हैं। इस पुस्तक में ये सैद्धांतिक और संख्यात्मक सबूत हैं कि निवेश की निष्क्रिय या मशीनी प्रणाली अधिकतर मामलों में निवेश की इंसानी प्रणाली को हरा देगी, भले ही उस प्रणाली में पेशेवर निवेशक निवेश कर रहे हों, जैसे कि फंड मैनेजर। यह पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि 10 में से 9 निवेशक पैसे क्यों नहीं बना पाते हैं। ओशॉन्सी की बेस्ट सेलिंग पुस्तक का शीर्षक है व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट, द क्लासिक गाइड टू द बेस्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ ऑल टाइम। ओशॉन्सी निर्णय लेने के 2 बुनियादी तरीकों में फर्क बताते हैं। एक, तर्क और सहज ज्ञान पर आधारित। यह तरीका ज्ञान, अनुभव और सहज बोध पर आधारित है। 2, संख्यात्मक या आंकड़ों पर आधारित। यह तरीका आंकड़ों के बड़े नमूनों पर आधारित आजमाए हुए संबंधों पर पूरी तरह निर्भर होता है। ओशॉन्सी ने पाया कि अधिकतर निवेशक निवेश निर्णय लेते वक्त सहज ज्ञान के तरीके को पसंद करते हैं। जो निवेशक सहज ज्ञान के तरीके को पसंद करते थे, अधिकतर प्रकरणों में वे गलत निकले या उन्हें लगभग मशीनी तरीके ने हरा दिया। वे लिखते हैं कि हम जिसे कारगर मानते हैं और जो सचमुच कारगर होता है, उसके बीच भारी अंतर होता है। वे द लिमिट्स ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग के लेखक डेविड फॉस्ट का कथन बताते हैं, जितना हम मानते हैं, मानव विवेक उससे कहीं अधिक सीमित है। ओशॉन्सी ये भी लिखते हैं, वे सभी मनी मैनेजर सोचते हैं कि उनके पास विजेता शेयर चुनने की बेहतर जानकारी, बुद्धि और योग्यता है, फिर भी 80% समय S&P 500 इंडेक्स उन्हें हरा देती है। दूसरे शब्दों में, शेयर चुनने का विशुद्ध मशीनी तरीका 80% पेशेवर शेयर चुनने वालों को हरा देता है। इसका मतलब है कि भले ही आप शेयर चुनने के बारे में कुछ न जानते हों, लेकिन इसके बावजूद आप अधिकतर तथाकथित प्रशिक्षित और उच्च शिक्षित पेशेवरों को हरा सकते हैं, बशर्ते आप निवेश की एक विशुद्ध मशीनी गैर सहज ज्ञान की प्रणाली पर अमल करें। यह वैसा ही है जैसा अमीर डैडी ने कहा था, यह स्वचलित है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो आप जितना कम सोचते हैं, आप कम जोखिम और कम चिंता के साथ उतना ही अधिक पैसा बनाते हैं। ओशॉन्सी की पुस्तक में कुछ अन्य रोचक विचार भी हैं। एक, अधिकतर निवेशक सरल बुनियादी तथ्यों या आधार दरों के बजाय व्यक्तिगत अनुभवों को ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार फिर वे वास्तविकता के बजाय सहज बोध पर भरोसा करते हैं। 2, अधिकतर निवेशक सरल के बजाय जटिल फॉर्मूलों को पसंद करते हैं। यह विचार लोकप्रिय लगता है कि अगर फॉर्मूला जटिल और मुश्किल नहीं है तो यह अच्छा फॉर्मूला नहीं हो सकता। 3, निवेश का सर्वश्रेष्ठ नियम है इसे सरल रखो। वे कहते हैं कि चीजों को सरल रखने के बजाय हम चीजों को जटिल बनाते हैं, भीड़ का अनुसरण करते हैं, किसी शेर की कहानी से प्रेम करने लगते हैं, अपने जज्बातों के आधार पर निर्णय लेते हैं, सलाहों और आभासों के हिसाब से खरीदते बेचते हैं और हर निवेश को प्रकरण दर प्रकरण के आधार पर लेते हैं, जिसमें कोई निहित तालमेल या रणनीति नहीं होती। 4, आम निवेशक जो गलतियां करते हैं, पेशेवर संस्थागत निवेशकों में भी वही गलतियां करने की प्रवृत्तियां होती हैं। ओशॉन्सी लिखते हैं, संस्थागत निवेशक कहते हैं कि वे निष्पक्षता से भाव रहित निर्णय लेते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। विलियम एम ओबार और जॉन एम कॉनले की पुस्तक फॉर्च्यून एंड फॉली का एक कथन देखें। हालांकि संस्थागत निवेशकों की डेस्क पर गहरी विश्लेषणात्मक रिपोर्टें भरी रहती हैं, लेकिन अधिकतर पेंशन अधिकारी अंदरूनी भावनाओं के आधार पर बाहरी मैनेजर चुनते हैं और लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले मैनेजरों को सिर्फ इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि उनके साथ उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं। 5, निवेश सफलता हासिल करने की राह है दीर्घकालीन परिणामों का अध्ययन करना और एक या कई रणनीतियां खोजना जिनमें समझदारी नजर आती हो, फिर उस राह पर बने रहना। वे ये भी कहते हैं कि हमें यह भी देखना चाहिए कि शेयर नहीं बल्कि रणनीतियां कितना अच्छा प्रदर्शन करती हैं। 6, इतिहास खुद को दोहराता है। बहरहाल
लोग इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि इस बार परिस्थितियां भिन्न होंगी। वे लिखते हैं, लोग ये यकीन करना चाहते हैं कि वर्तमान अतीत से अलग होता है। बाजार अब कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, थोक शेयर व्यापारियों का वर्चस्व हो गया है, छोटे निवेशक बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर विशाल म्यूचुअल फंडों को नियंत्रित करने वाले मनी मैनेजर्स बैठे हैं, जिन्हें छोटे निवेशकों ने अपना पैसा दिया है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये मनी मैनेजर्स अलग तरीके से निर्णय लेते हैं। वे यकीन करते हैं कि अतीत में आदर्श रणनीति ये नहीं बता सकती कि ये भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगी। लेकिन तब से ज्यादा कुछ नहीं बदला है। जब अद्भुत प्रतिभा के धनी सर आइजैक न्यूटन ने 1720 के साउथ सी ट्रेडिंग कंपनी बबल में अपनी दौलत कमाई थी, न्यूटन ने अफसोस के साथ कहा था कि वे आकाशीय पिंडों की गतियों की गणना तो कर सकते थे, लेकिन इंसान के पागलपन की नहीं। 7, आपके पास जितने अधिक समय के आंकड़े होते हैं, आपका निर्णय उतना ही बेहतर होता है। ओ शाउंसी ने उस फॉर्मूले की तलाश की जिसने सबसे लंबे समय में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो। जरूरी नहीं है कि ओ शाउंसी S&P 500 में निवेश करने को कह रहे हों। हालांकि उन्होंने सहज ज्ञान वाले मानव निवेशकों और मशीनी फॉर्मूले के बीच की तुलना के रूप में इस उदाहरण का इस्तेमाल किया था। उन्होंने आगे कहा है कि S&P 500 में निवेश करना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला फॉर्मूला भले ही ना हो, लेकिन ये एक अच्छा फॉर्मूला था। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि एक खास सेक्टर जैसे बड़ी कंपनियों के शेयरों ने पिछले 5 से 10 सालों के बीच में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन पिछले 50 साल के आंकड़ों को देखने पर दरअसल शेयरों का दूसरा सेक्टर जैसे छोटी कंपनियों के शेयर निवेशकों को सबसे ज्यादा आर्थिक लाभ पहुंचा सकता है। अमीर डैडी का दृष्टिकोण भी ऐसा ही था। इसीलिए उनका फॉर्मूला था कि व्यवसाय बनाओ और फिर अपने व्यवसाय के माध्यम से अपनी अचल संपत्ति तथा कागजी संपत्तियां खरीदो। यह फॉर्मूला कम से कम 200 सालों से दौलत का विजेता फॉर्मूला रहा है। अमीर डैडी ने कहा था, जिस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करता हूं और जो फॉर्मूला मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, यही वो फॉर्मूला है जिसने लंबे समय से अमीर लोगों को बनाया है। कई लोग सोचते हैं कि जिन रेड इंडियंस ने डच वेस्ट इंडिया के पीटर मिन्युइट को मैनहेटन आइलैंड बनाम न्यूयॉर्क सिटी $24 की मालाओं और सस्ते आभूषणों के बदले में बेची थी, उन्होंने घाटे का सौदा किया था। लेकिन अगर उन रेड इंडियंस ने उन पैसे का निवेश 8% सालाना ब्याज पर किया होता, तो वे $24 आज $27 ट्रिलियन से अधिक होते। वे मैनहट्टन को दोबारा खरीद सकते थे और इसके बाद भी उनके पास पैसा बचा रहता। समस्या ये नहीं थी कि उन्हें कितना पैसा दिया गया था, समस्या तो उनके पैसों के लिए योजना का अभाव था। एक कारगर फॉर्मूला खोजो और उसका अनुसरण करो। बरसों पहले अमीर डैडी का मेरे नाम यह सरल संदेश था, एक फॉर्मूला खोजो और जो तुम्हें अमीर बना दे और फिर उसका अनुसरण करो। मैं अक्सर विचलित हो जाता हूं जब लोग मेरे पास आकर उस शेयर के बारे में बताने लगते हैं जिसे उन्होंने $5 में खरीदा था और जो $30 तक पहुंच गया तथा उन्होंने उसे बेच दिया है। मैं खुद को विचलित इसलिए पाता हूं क्योंकि इस तरह की कहानियां उन्हें उनकी योजना, उनकी सफलता से दूर भटका देती है। जोरदार सलाह और फटाफट नकदी की ऐसी कहानियां अक्सर मुझे एक कहानी की याद दिलाती हैं जो अमीर डैडी ने मुझे बताई थी। उन्होंने कहा था, कई निवेशक उस परिवार की तरह होते हैं जो देहात में घूमने जाता है। अचानक सामने सड़क पर कई बड़े हिरण आ जाते हैं जिनके बड़े सींग होते हैं। ड्राइवर, जो आमतौर पर परिवार का पुरुष होता है, चिल्लाता है, इन बड़े हिरणों को देखो। सहज बुद्धि से हिरण सड़क से दूर भागते हैं और सड़क के किनारे खड़े खेतों में चले जाते हैं। ड्राइवर कार को सड़क से दूर ले जाता है और खेत में तथा पेड़ों के बीच उन बड़े हिरणों का पीछा करने लगता है। यात्रा कठिन और दचकों वाली होती है। परिवार चिल्लाने लगता है कि ड्राइवर गाड़ी रोक दे। अचानक कार एक नदी के तटबंध को लांघ जाती है और नीचे पानी में गिर जाती है। इस कहानी का सबक यह है
कि जब आप अपनी सरल योजना का अनुसरण करना छोड़ देते हैं और हिरणों यानी कि भारी दौलत का पीछा करना शुरू कर देते हैं, तो आपका भी यही हश्र होता है। मानसिक दृष्टिकोण प्रश्नावली। जब भी मैं किसी के मुंह से सुनता हूं पैसे बनाने में पैसों की जरूरत होती है, तो मैं सिहर जाता हूं। मैं इसलिए सिहर जाता हूं क्योंकि अमीर डैडी ने कहा था, आपको अमीर बनने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको शुरुआत करने के लिए कॉलेज की शिक्षा, ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी या पैसे की भी जरूरत नहीं है। आपको तो बस ये जानने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं। आपके पास एक योजना होनी चाहिए और आपको उसी से चिपके रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसमें बस थोड़े से अनुशासन की जरूरत होती है। समस्या यह है कि पैसे के मामले में यही थोड़ा सा अनुशासन प्रायः दुर्लभ होता है। वो शॉन्सी मेरे एक प्रिय कथन को रेखांकित करते हैं। यह मशहूर कॉमिक स्ट्रिप पात्र पोगो का है, जिसे वॉल्ट केली ने बनाया था। पोगो ने कहा था, हमें शत्रु मिल गया है और वो हम खुद हैं। यह कथन मेरे मामले में बहुत सच है। अगर मैंने अपने अमीर डैडी की बात सुनी होती और बस अपने फॉर्मूले का अनुसरण किया होता, तो मैं आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा अच्छी हालत में होता। तो मानसिक दृष्टिकोण प्रश्न ये है, क्या आप अपनी योजना के हिस्से के रूप में एक सरल फॉर्मूला खोजने और उस पर अमल करने को तैयार हैं, जब तक कि आप अपने वित्तीय लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएं? निवेशक का सबक नंबर 9। आप अपने लिए सही योजना कैसे खोज सकते हैं? मैं वो योजना कैसे खोजूं जो मेरे लिए सही हो? एक ऐसा सवाल है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है। मेरा सामान्य जवाब यह होता है कि यह चरणों में होता है। 1, अपना समय लें। अब तक के जीवन के बारे में शांति से सोचें। शांति से सोचने में कई दिनों का समय लें। अगर जरूरत हो तो कई सप्ताह भी लगाएं। 2, शांति के इन पलों में खुद से पूछें, मैं जीवन नामक इस उपहार से क्या चाहता हूं? 3, कुछ समय तक किसी दूसरे से इस बारे में बात न करें, कम से कम जब तक आपको पक्का ना हो जाए कि आप वो जान गए हैं जो आप चाहते हैं। अक्सर लोग या तो अनजाने में या जानबूझकर दूसरों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हैं। वो तो उन पर इच्छाएं थोपना चाहते हैं जो वे उनके लिए खुद चाहते हैं। गहरे अंदरूनी सपनों के सबसे बड़े हत्यारे आपके मित्र और आपके परिवार के सदस्य हैं, जो कहते हैं, ओह बेवकूफी मत करो, या तुम ये नहीं कर सकते। 4, याद रखें कि बिल गेट्स की उम्र 20 से कुछ अधिक थी जब उन्होंने $50,000 से शुरुआत की थी। आज वे संसार के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनके पास $90 अरब है। यह बड़ा अच्छा रहा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से विचार नहीं पूछे कि उनके हिसाब से उनके जीवन के लिए क्या संभव था। 5, पेशेवर निवेशकों से मिलें। सारी निवेश योजनाएं वित्तीय योजना से शुरू होती हैं। पेशेवर व्यक्ति जो कहता है, अगर वो आपको पसंद नहीं आता तो किसी दूसरे को खोजें। आप किसी बीमारी के लिए दूसरे डॉक्टर की राय लेते हैं, तो फिर अपनी आर्थिक चुनौतियों के लिए कई लोगों की राय क्यों न लें? वित्तीय सलाहकार कई प्रकार के होते हैं। सलाहकार कोई कोच या मार्गदर्शक भी हो सकता है, जिसने वो काम किया हो जिसे आप करना चाहते हैं। ऐसा सलाहकार खोजें जो लिखित वित्तीय योजना तैयार करने में आपकी मदद करने हेतु योग्य हो। कई वित्तीय सलाहकार विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचते हैं। बीमा एक ऐसा ही उत्पाद है। बीमा एक बहुत अहम उत्पाद है और आपको इसे अपनी वित्तीय योजना का हिस्सा बनाने पर विचार करना चाहिए, खासतौर पर तब जब आप पहले पहल शुरू कर रहे हों। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है लेकिन 3 बच्चे हैं, तो बीमा महत्वपूर्ण है, ताकि अगर आप मर जाएं, आपको चोट लग जाए या किसी भी कारण से आप अपनी निवेश योजना को पूरा करने में असमर्थ रहें, तो परिवार सुरक्षित रहे। बीमा सुरक्षा का जाल है। यह आर्थिक दायित्वों और कमजोर जगहों से रक्षा का कवच है। इसके अलावा जब आप अमीर बनते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति और आर्थिक आवश्यकताएं बदलने पर बीमे की भूमिका और वित्तीय योजना में बीमे का प्रकार बदल सकता है।
इसलिए अपनी इस योजना के हिस्से को अद्यतन रखें। 2 साल पहले मेरी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का एक किराएदार अपने क्रिसमस ट्री की बत्तियां दिन भर जलती छोड़ गया। आग लग गई। तुरंत फायर ब्रिगेड के दस्ते आग बुझाने वहां पहुंच गए। मैं कभी लोगों के किसी समूह के प्रति इतना कृतज्ञ नहीं हुआ। घटना स्थल पर आने वाले अगले लोग मेरा बीमा एजेंट और उसका सहयोगी था। उस दिन जिन लोगों को देखकर मैं कृतज्ञ हुआ, उसमें वे दूसरे सबसे महत्वपूर्ण समूह थे। अमीर डैडी हमेशा कहते थे, बीमा किसी के जीवन की योजना में एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है। बीमे के साथ समस्या यह है कि जब आपको इसकी जरूरत होती है तब आप इसे कभी नहीं खरीद सकते। तो आपको यह अनुमान लगाना होता है कि आपकी क्या जरूरत है और फिर आप इसे उस उम्मीद में खरीदते हैं कि आपको इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। बीमा बस मन की शांति है। महत्वपूर्ण टिप: कुछ वित्तीय सलाहकार विशेष आर्थिक स्तरों के लोगों की मदद करने के विशेषज्ञ होते हैं। दूसरे शब्दों में, कुछ सलाहकार सिर्फ अमीरों के साथ ही काम करते हैं, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। ऐसे सलाहकार खोजें जिसे आप पसंद करते हो और जो आपके साथ काम करने का इच्छुक हो। अगर आपका सलाहकार अच्छा काम करता है तो आप ये पा सकते हैं कि अब आपको उससे आगे के स्तर के सलाहकारों की जरूरत है। मेरी पत्नी किम और मैंने अपने पेशेवर सलाहकार कई बार बदले हैं, जिनमें डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट शामिल हैं। अगर वो व्यक्ति पेशेवर है तो वो समझ जाएगा, लेकिन भले ही आप सलाहकार बदलें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अपनी योजना पर डटे रहें। तो आप अपनी योजना कैसे खोजते हैं? मेरा लक्ष्य यह था कि मैं 30 साल की उम्र से पहले मल्टी मिलियनेयर बन जाऊं। यह मेरी योजना का अंतिम परिणाम था। हालांकि मैंने 30 साल की उम्र तक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन समस्या यह थी कि मैंने तुरंत ही सारा पैसा गंवा भी दिया। उस अनुभव के बाद मैंने अपनी योजना में खामियां खोजी जिन्हें सुधारने की जरूरत थी, लेकिन मैंने अपनी सकल रणनीति बरकरार रखी। जब मैंने अपना पैसा गंवा दिया तो मुझे बस अनुभव से मिली सीख के अनुसार अपनी योजना सुधारने की जरूरत थी। फिर मैंने अपना लक्ष्य दोबारा तय किया, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना और 45 साल की उम्र तक मिलियनेयर बनना। मैंने 47 साल की उम्र में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। मुद्दे की बात यह है कि मेरी योजना वही रही, मैं तो बस अधिक सीखता गया और उसके हिसाब से अपनी योजना को बेहतर बनाता गया। तो आप अपनी खुद की योजना कैसे खोजें? जवाब है, किसी आर्थिक कोच या मार्गदर्शक से मदद लें, जो पहले ही वो कर चुका हो जो आप करना चाहते हैं। उनसे उनकी योग्यताएं बताने को कहें और कई लोगों से मिलें। इस बात की संभावना है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। यथार्थवादी लक्ष्य तय करें। मैंने 5 वर्ष में मल्टी मिलियनेयर बनने का लक्ष्य तय किया था, क्योंकि ये मेरे लिए यथार्थवादी था। ये यथार्थवादी इसलिए था क्योंकि अमीर डैडी मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। हालांकि वे मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मुझसे गलतियां नहीं हुई। मैंने बहुत सी गलतियां की, जिस वजह से मैंने बहुत जल्दी सारा पैसा गंवा दिया। जैसा मैंने कहा था कि अगर बस मैं अपने अमीर डैडी की योजना पर चला होता तो जीवन में बहुत अधिक आसान होता। बहरहाल, युवा होने के कारण मुझे चीजों को अपने तरीके से करना था। इसीलिए यथार्थवादी लक्ष्यों से शुरुआत करें, फिर शिक्षा और अनुभव बढ़ने पर लक्ष्यों को बेहतर बनाएं या उन्हें आगे बढ़ाएं। याद रखें कि मैराथन में दौड़ने से पहले चलकर शुरुआत करना सबसे अच्छा होता है। आप पहले कदम उठाकर अपनी खुद की योजना खोज सकते हैं। किसी पेशेवर व्यक्ति से मिलकर शुरुआत करें और अपने यथार्थवादी लक्ष्य तय कर लें, ये जानते हुए कि आपके बदलने पर भी लक्ष्य बदलेंगे, लेकिन योजना पर डटे रहें। अधिकतर लोगों के लिए अंतिम योजना होती है आर्थिक स्वतंत्रता का एहसास पाना, पैसे के लिए काम करने की दैनिक दास्ता से मुक्त होना। एहसास करें कि यह एक निवेश टीम खेल है। इस पुस्तक में मैं आपको अपनी आर्थिक टीम का महत्व बताऊंगा। मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें चीजें खुद के दम पर करने की जरूरत है। देखिए, कुछ चीजें बेशक आपको अपने दम पर करने की जरूरत होती है, लेकिन कई बार आपको एक टीम की जरूरत होती है। वित्तीय बुद्धि ये जानने में आपकी मदद करती है कि कब चीजें अपनी दम पर करें और कब मदद मांगें। पैसों के मामले में कई लोग अक्सर अकेले ही और खामोशी में कष्ट उठाते हैं। संभवतः उनके माता पिता ने भी यही किया था। जब आपकी योजना विकसित होती है तो आप अपनी टीम के नए सदस्यों से मिलना शुरू करेंगे, जो आपके वित्तीय स्वप्नों को साकार करने में आपकी सहायता करेंगे। आपकी वित्तीय टीम के सदस्यों में ये शामिल हो सकते हैं: बैंकर, अकाउंटेंट,
वकील, दलाल, बुक कीपर, बीमा एजेंट, सफल मार्गदर्शक। आप नियमित रूप से इन लोगों के साथ लंच मीटिंग्स तय कर सकते हैं। अमीर डैडी ने यही किया था और इन मीटिंग्स में ही मैंने व्यवसाय, निवेश तथा बहुत अमीर बनने की प्रक्रिया के बारे में सबसे ज्यादा सीखा था। याद रखें कि टीम के सदस्य को खोजना काफी हद तक व्यवसायिक साझेदार खोजने जैसा है, क्योंकि टीम के सदस्य कई मायनों में यही होते हैं। वे साझेदार हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय में मदद कर रहे हैं, आपके जीवन का व्यवसाय। हमेशा अमीर डैडी की कही बात याद रखें, चाहे आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो या खुद के लिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने व्यवसाय का ध्यान खुद रखना होगा, और अगर आप अपने व्यवसाय का ध्यान खुद रखते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाली योजना धीरे धीरे प्रकट हो जाएगी। तो अपना समय लें, एक दिन में एक कदम उठाएं, और आपके पास अच्छे अवसर हैं कि आप जीवन में जो चाहते हैं वो हर चीज आपको मिल जाएगी। मानसिक दृष्टिकोण प्रश्नावली। मेरी योजना दरअसल बदली नहीं है, बहरहाल कई मायनों में यह नाटकीय रूप से बदल गई है। मेरी योजना के बारे में यह नहीं बदला है कि मैंने कहां से शुरू किया था और अंततः मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूं। कई गलतियों और सीखने के अनुभवों, जीतने हारने, उतार चढ़ावों के माध्यम से मैं बड़ा हुआ हूं और मैंने रास्ते भर ज्ञान व बुद्धिमानी हासिल की है। मेरी योजना लगातार संशोधन की अवस्था में रहती है, क्योंकि मैं लगातार संशोधन की अवस्था में रहता हूं। जैसा किसी ने एक बार कहा था कि जिंदगी एक निर्मम शिक्षिका है। ये पहले आपको सजा देती है और फिर सबक सिखाती है। इसे पसंद करें या ना करें, यही सीखने की सच्ची प्रक्रिया है। हम में से अधिकतर ने कहा है, अगर मैं तब वो जानता जो अब जानता हूं तो जीवन अलग होता। तो मेरे लिए अपनी योजना का अनुसरण करने पर ठीक यही हुआ। मेरी योजना बुनियादी तौर पर वही है, मगर यह बहुत अलग है क्योंकि मैं अलग हो गया हूं। मैं आज वो नहीं करूंगा जो मैंने 20 साल पहले किया था, मगर यह बात भी है कि मैंने 20 साल पहले जो किया था, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मैं वहां नहीं होता जहां मैं आज हूं, और वो नहीं जानता होता जो मैं आज जानता हूं। मिसाल के तौर पर मैं अपना कारोबार 20 साल पहले जिस तरह चलाता था, आज नहीं चलाता हूं, मगर मेरे पहले बड़े कारोबार के डूबने और खुद को उस मलबे से बाहर निकालने के फल स्वरूप ही मैं बेहतर व्यवसायी बन पाया। तो हालांकि 30 साल की उम्र तक मैं मिलियनेयर बनने के अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था, लेकिन पैसा डूबने की वजह से ही मैं आज मिलियनेयर हूं। सब योजना के अनुसार, बस मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा समय लगा। और जब बात निवेश की आती है तो मैंने अपने अच्छे निवेशों से जितना सीखा, उससे ज्यादा मैंने अपने बुरे निवेशों से सीखा। उन निवेशों से जहां मैंने अपना पैसा गंवा दिया था। मेरे अमीर डैडी ने कहा था कि अगर मैं 10 निवेश करता हूं तो 3 अच्छी तरह चलेंगे और आर्थिक छक्के साबित होंगे, 5 शायद फुस्सी बम निकलेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और 10 में से 2 होंगे जो तबाही मचा देंगे। मगर मैं उन 2 वित्तीय तबाहियों से जितना सीखूंगा उतना अपने 3 छक्कों से नहीं सीख पाऊंगा। वास्तव में उन 2 तबाहियों की बदौलत ही मैं अगली बार आसानी से छक्का मार पाया जब मैं बैटिंग करने उतरा। और ये सब योजना का हिस्सा है। तो मानसिक दृष्टिकोण प्रश्न ये है, क्या आप एक सरल योजना से शुरू करने, उस योजना को सरल बनाए रखने, लेकिन सीखने और सुधार करने के इच्छुक हैं? जब योजना आपको बताती है कि आपको रास्ते में क्या सीखने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, योजना दरअसल नहीं बदलती है, लेकिन क्या आप उस योजना को यह अनुमति देना चाहते हैं कि यह आपको बदल दे? निवेशक का सबक नंबर 10। इसी वक्त निर्णय लें कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। निवेशक सबक नंबर 3 चयन के महत्व पर था। उसमें बताया गया था कि वित्तीय क्षेत्र में 3 बुनियादी मूल्य होते हैं जिनमें से हमें चुनाव करना होता है। वे थे सुरक्षित बनना, आरामदेह बनना या अमीर बनना। ये व्यक्तिगत चयन बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। 1973 में जब मैं वियतनाम युद्ध से लौटा तो मेरे सामने ये विकल्प मौजूद थे। अमीर डैडी ने एयरलाइनों में पायलट की नौकरी के मेरे विकल्प पर बातचीत करते हुए कहा था, देखो, शायद एयरलाइनों की नौकरी आगे चलकर उतनी सुरक्षित न हो। मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में एयरलाइनों को मुश्किल समय से गुजरना पड़ेगा। अगर तुम्हारा रिकॉर्ड साफ सुथरा रहा
तो तुम्हें उस पेशे में नौकरी की सुरक्षा मिल सकती है, बशर्ते तुम वाकई यही चाहते हो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया वाली अपनी पुरानी नौकरी पाना चाहता था, जो मैंने सिर्फ 5 महीने तक की थी, जिसके बाद मैं मरीन कॉर्प में भर्ती होने के लिए फ्लाइट स्कूल चला गया था। क्या तुम्हें उनका कोई पत्र नहीं मिला था कि जब सेना में तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो स्टैंडर्ड ऑयल तुम्हें दोबारा कर्मचारी के रूप में रख लेगा? उन्होंने कहा था कि उन्हें खुशी होगी अगर मैं दोबारा आवेदन करूं, मैंने जवाब दिया। लेकिन उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी। लेकिन क्या यह काम करने के लिए अच्छी कंपनी नहीं रहेगी? क्या तनख्वाह बहुत अच्छी नहीं थी? बहुत अच्छी थी, मैंने कहा। स्टैंडर्ड ऑयल बेहतरीन कंपनी है, लेकिन मैं वहां नहीं लौटना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? अमीर डैडी ने 3 विकल्पों की ओर संकेत करते हुए पूछा। तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? सुरक्षित रहना, आरामदेह होना या अमीर बनना? मेरे दिल की गहराई से जोर का जवाब आया, अमीर बनना। यह बरसों में नहीं बदला था। हालांकि इस इच्छा और बुनियादी मूल्य को मेरे परिवार में काफी हद तक नीचे दबा दिया गया था, जहां नौकरी और आर्थिक सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता थी, जहां अमीरों को बुरा, अशिक्षित व लोभी समझा जाता था। मैं एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ था जहां डिनर टेबल पर पैसे संबंधी बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि यह गंदा विषय था और बौद्धिक बातचीत करने लायक नहीं था। लेकिन अब जब मैं 25 साल का हो गया था तो मैं अपनी व्यक्तिगत सच्चाई को सामने आने की अनुमति दे सकता था। मैं जानता था कि सुरक्षित रहने और आरामदेह होने के बुनियादी मूल्य मेरी सूची में सबसे ऊपर नहीं थे। मेरे लिए तो अमीर बनना ही सर्वोच्च बुनियादी मूल्य था। तब मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बुनियादी वित्तीय प्राथमिकताओं की सूची बनवाई। मेरी सूची इस क्रम में थी: नंबर 1 अमीर, नंबर 2 आरामदेह, नंबर 3 सुरक्षित। अमीर डैडी ने मेरी सूची को देखकर कहा, ठीक है, अब पहला कदम है आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित बनने की वित्तीय योजना लिखना। क्या? मैंने पूछा। मैंने आपको बताया ना कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। सुरक्षित बनने की योजना लिखने की क्या जरूरत है? अमीर डैडी हंस दिए। जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने कहा, संसार तुम जैसे लोगों से भरा पड़ा है जो बस अमीर बनना चाहते हैं। समस्या यह है कि तुम जैसे अधिकतर लोग इसमें कामयाब नहीं होते हो, क्योंकि तुम ये नहीं समझ पाते हो कि आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित होने या आर्थिक दृष्टि से आरामदेह होने का दरअसल क्या मतलब होता है। हालांकि तुम जैसे कुछ लोग ये करने में कामयाब हो सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि दौलत की राह लापरवाह लोगों की, तुम जैसे लोगों की बर्बाद जिंदगी से भरी पड़ी है। मेरा मन चीखने चिल्लाने को हो रहा था। जिंदगी भर मैं अपने गरीब डैडी के साथ रहा था, जो सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। अब जब मैं आखिरकार इतना बड़ा हो गया था कि गरीब डैडी के मूल्यों के बाहर निकल सकूं, तो मेरे अमीर डैडी मुझसे वही चीज करने को कह रहे थे। मैं चीखने चिल्लाने को तैयार था कि मैं सुरक्षित नहीं, अमीर बनने के लिए तैयार था। 3 सप्ताह बाद जाकर मैं अमीर डैडी से दोबारा बातचीत कर पाया। मैं बहुत विचलित था। उन्होंने वो हर चीज मेरी तरफ उछाल दी थी जिससे दूर जाने की मैंने सर्वश्रेष्ठ कोशिश की थी। मैं आखिरकार शांत हो गया और मैंने अगले सबक के लिए उन्हें फोन किया। दोबारा मुलाकात होने पर अमीर डैडी ने पूछा, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तैयार तो हूं, लेकिन सचमुच इच्छुक नहीं हूं। पहला कदम, अमीर डैडी ने शुरू करते हुए कहा, मेरे वित्तीय सलाहकार को फोन करो। उनसे कहना कि मैं आजीवन वित्तीय सुरक्षा के लिए एक लिखित वित्तीय योजना चाहता हूं। ठीक है, मैंने कहा। दूसरा कदम, अमीर डैडी ने कहा, बुनियादी आर्थिक सुरक्षा की लिखित योजना बन जाने के बाद मुझे फोन करना, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। सबक खत्म हुआ, अलविदा। 1 महीने बाद मैंने उन्हें दोबारा फोन किया। मेरे पास योजना थी और मैंने उन्हें यह दिखा दी। अच्छी बात है, क्या तुम उस पर चलने को तैयार हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने कहा। यह बहुत बोरिंग और स्वचालित है। इसे ऐसा ही होना चाहिए। इसे मशीनी, स्वचालित
और बोरिंग ही होना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे इसका अनुसरण नहीं करा सकता। हालांकि मैं ऐसा करने की सलाह जरूर देता हूं। मैं अब शांत हो रहा था। मैंने पूछा, अब क्या? अब अपना सलाहकार खुद खोजो और एक योजना बनाओ कि आर्थिक दृष्टि से आरामदेह कैसे बनना है। अमीर डैडी ने कहा, आपका मतलब है कि एक दीर्घकालीन वित्तीय योजना जो थोड़ी अधिक आक्रामक हो? मैंने पूछा। सही समझे, यह अधिक रोमांचक है, मैंने कहा। मैं ये खुशी खुशी कर सकता हूं। अच्छी बात है, योजना तैयार होने पर मुझे बताना, अमीर डैडी ने कहा। 4 महीने बाद जाकर मैं अमीर डैडी से दोबारा मिल पाया। यह योजना बनाना आसान नहीं था, कम से कम उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। मैं समय समय पर फोन के जरिए अमीर डैडी के संपर्क में रहा, लेकिन योजना लिखने में मेरी उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा था। बहरहाल यह प्रक्रिया बहुत मूल्यवान थी, क्योंकि मैंने कई वित्तीय सलाहकारों से बात करके बहुत कुछ सीखा। मैं उन अवधारणाओं को ज्यादा अच्छी तरह समझने लगा जो अमीर डैडी मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जो सबक सीखा वो ये था कि जब तक कि मैं ये स्पष्ट नहीं कर लेता कि मैं क्या चाहता हूं, तब तक सलाहकार इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता कि मैं अपना लक्ष्य कैसे हासिल करूं। आखिरकार मैं अमीर डैडी से मिलने और उन्हें अपनी योजना बताने में कामयाब हुआ। अच्छा, कुछ देर तक उन्होंने बस इतना ही कहा। वे बैठकर योजना को देखते रहे और फिर उन्होंने पूछा, तो तुमने अपने बारे में क्या सीखा? मैंने सीखा कि दरअसल यह स्पष्ट करना आसान नहीं है कि मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूं, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं और उनमें से कई विकल्प रोमांचक दिखते हैं। बहुत अच्छे, वे बोले। इसलिए तो आजकल बहुत सारे लोग इस नौकरी से उस नौकरी या इस व्यवसाय से उस व्यवसाय में कूदते रहते हैं और वहां कभी नहीं पहुंच पाते जहां वे आर्थिक दृष्टि से पहुंचना चाहते हैं। इसलिए वे अक्सर अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी अपने समय को गंवा देते हैं और कमोवेश बिना किसी योजना के जीवन भर भटकते रहते हैं। वे जो कर रहे हैं उसमें वे खुश तो हो सकते हैं, लेकिन वे दरअसल ये नहीं जानते कि वे किन चीजों से वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक, मैंने सहमत होते हुए कहा। इस बार सिर्फ सुरक्षित रहने के बजाय मुझे सचमुच सोचना पड़ा कि मैं अपने जीवन में क्या चाहता था। और हैरानी की बात यह थी कि मुझे उन विचारों को टटोलना पड़ा जो पहले कभी मेरे दिमाग में आए ही नहीं थे। मसलन, अमीर डैडी ने पूछा। देखिए, अगर मैं अपने जीवन में सचमुच आरामदेह होना चाहता हूं, तो मुझे यह सोचना है कि मैं जीवन में क्या पाना चाहता हूं। जैसे दूर दराज के इलाकों की यात्रा करना, महंगी कारें, महंगी छुट्टियां, सैर सपाटा, अच्छे कपड़े, बड़े मकान आदि। मुझे अपने विचारों का विस्तार करके सचमुच भविष्य तक ले जाना पड़ा और यह पता लगाना पड़ा कि मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं। और तुम्हें क्या पता लगा? अमीर डैडी ने पूछा। मुझे पता लगा कि सुरक्षा बहुत आसान थी, क्योंकि मैं केवल सुरक्षित बनने की योजना बना रहा था। मैं ये नहीं जानता था कि सचमुच आरामदेह होने का मतलब क्या है। सुरक्षित को स्पष्ट करना आसान था, लेकिन आरामदेह को परिभाषित करना मुश्किल था। अब मैं ये जानने के लिए बेताब हो रहा हूं कि अमीर बनने का क्या मतलब है और मैं भारी दौलत हासिल करने की योजना कैसे बनाऊं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अमीर डैडी ने कहा। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि इतने सारे लोगों को अपने साधनों से कम जीने या मुश्किल दिनों के लिए बचत करने का आदी बनाया गया है कि वे कभी जान ही नहीं पाते कि उनके जीवन में क्या संभव हो सकता है। नतीजा यह होता है कि लोग सालाना छुट्टियों में सैर सपाटा करके या अच्छी कार खरीदकर कर्ज में चले जाते हैं या पैसे उड़ा देते हैं और इसके बाद अपराध बोध महसूस करते हैं। वे ये पता लगाने का समय कभी नहीं निकालते कि आर्थिक दृष्टि से क्या संभव हो सकता था, बशर्ते उनके पास एक अच्छी वित्तीय योजना होती। और ये भयंकर बर्बादी है। आपने बिल्कुल सच कहा, मैंने कहा। सलाहकारों से मिलने और संभावनाओं पर बातचीत करके मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि मैं खुद को सस्ते में बेच रहा था। वास्तव में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बरसों से किसी नीची छत वाले मकान में चल रहा था,
बचत करने, सुरक्षित रहने और अपने साधनों से कम में जीने की कोशिश कर रहा था। अब जब मेरे पास एक योजना है कि आरामदेह बनने के संदर्भ में क्या संभव है, तो मैं अमीर बनने के अर्थ को स्पष्ट करने के बारे में रोमांचित हूं। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। युवा बने रहने की कुंजी ये निर्णय लेना है कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो और फिर विकास करते रहना है। उन लोगों को देखने से ज्यादा दुखद कुछ नहीं है जिन्होंने अपने जीवन की संभावनाओं को अनदेखा करते हुए खुद को सस्ते में बेच दिया। वे कंजूसी से बचत करके पाई पाई जोड़कर जीने की कोशिश करते हैं और इसे आर्थिक चतुराई मानते हैं। वास्तव में यह आर्थिक दृष्टि से खुद को सीमित करना है, और जब उनकी उम्र बढ़ती है तो ये उनके चेहरे पर नजर आता है और जीवन संबंधी उनके दृष्टिकोण में भी। आर्थिक अज्ञान की वजह से अधिकतर लोग अपना जीवन मानसिक पिंजरे में बंद रहकर ही गुजार देते हैं। वे जंगली शेरों जैसे दिखने लगते हैं जो चिड़ियाघर के छोटे पिंजरों में फंसे रहते हैं। वे बस आगे पीछे कदम रखते हैं और सोचते हैं कि उस जीवन का क्या हुआ जिसे वे कभी जानते थे। योजना कैसे बनाई जाए ये सीखने का समय निकालकर लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उनके जीवन में आर्थिक दृष्टि से क्या संभव है, और ये अनमोल है। सतत नियोजन प्रक्रिया मुझे युवा भी रखती है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं अधिक व्यवसाय बनाने, निवेश करने और अधिक पैसे बनाने में अपना समय क्यों लगाता हूं। कारण यह है कि मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। हालांकि मैं जो करता हूं उसे करने में मुझे बहुत से पैसे भी मिलते हैं, लेकिन इसे करने का मूल कारण यह है कि पैसा बनाने से मैं युवा और जीवंत बना रहता हूं। आप किसी महान चित्रकार से ये नहीं कहते कि एक बार सफल होने के बाद वो पेंटिंग करना छोड़ दे, तो फिर मैं क्यों व्यवसाय बनाना, निवेश करना और अधिक पैसे बनाना छोड़ दूं। जिस तरह चित्र बनाने से चित्रकारों के दिल युवा और जीवंत बने रहते हैं, भले ही उनके शरीर की उम्र हो जाती है, उसी तरह मेरा भी हाल है। मैंने पूछा, तो आपने मुझसे अलग अलग स्तरों पर योजना बनवाई, उसका कारण क्या मुझे यह एहसास कराना था कि मेरे जीवन में आर्थिक दृष्टि से क्या संभव है? यही बात है, अमीर डैडी ने कहा। इसीलिए योजना बनानी चाहिए। जीवन नामक इस जबरदस्त उपहार में क्या संभव हो सकता है, ये जितना ज्यादा पता रहेगा, आप दिल से उतने ही ज्यादा युवा बने रहेंगे। जो लोग सिर्फ सुरक्षा की खातिर योजना बनाते हैं या जो कहते हैं कि रिटायर होने के बाद मेरी आमदनी कम हो जाएगी, वे समृद्धि के नहीं अभाव के जीवन की योजना बना रहे हैं। अगर हमारे ईश्वर ने असीमित समृद्धि का संसार बनाया है, तो आप खुद को कम तक सीमित रखने की योजना क्यों बनाएं? शायद इसलिए कि क्योंकि लोगों को यही सोचना सिखाया गया है, मैंने कहा। और ये दुखद है, अमीर डैडी ने जवाब दिया। बहुत ही दुखद। जब अमीर डैडी और मैं वहां बैठे थे तो मेरे दिलो दिमाग में गरीब डैडी की तस्वीर उभर आई। मैं जानता था कि वे मुश्किल में थे, पर अपना जीवन दोबारा शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई बार जब मैं उनके साथ बैठा था तो उन्हें पैसे के बारे में कुछ चीजें समझाने की कोशिश की थी। बहरहाल आमतौर पर हम में बहस छिड़ जाती थी। मैं जब सोचता हूं कि जब दो लोग अलग अलग बुनियादी मूल्यों से संवाद करते हैं, एक सुरक्षा के मूल्य से और दूसरा अमीर बनने के मूल्य से, तो अक्सर बातचीत में इस तरह का विकार आ ही जाता है। हालांकि मैं अपने डैडी से प्रेम करता था, लेकिन हम में धन, दौलत और समृद्धि के विषय पर संवाद नहीं हो सकता था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि उन्हें अपना जीवन जीने दूं और मैं अपना जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करूं। अगर उन्हें कभी पैसे के बारे में कुछ जानना होगा तो बेहतर यही रहेगा कि वे खुद से पूछें। बिना पूछे मदद करने की कोशिश में कोई तुक नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने कभी नहीं पूछा। आर्थिक क्षेत्र में मदद की कोशिश करने के बजाय मैंने निर्णय लिया कि मैं उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज करूं और उनकी शक्तियों की खातिर उन्हें प्रेम करूं। आखिर प्रेम और सम्मान धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।